हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी है। मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आप तो लेक्चर सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4। तो डिटेल से हमने डिस्कस किया है चैप्टर में कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में जिक्र किया है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसी प्लेलिस्ट के लिंक के अंदर ना आपको तमाम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के जितने भी लेक्चर्स हैं सब मिल जाएंगे। उसमें हमने डिटेल से सारे लेक्चर डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, और जो कुछ चैप्टर के बीच में होता है ना सब कुछ सॉल्व किए हैं फुल बुक के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवोगैड्रोस नंबर। एन ए से रिप्रेजेंट होता है ये। इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि हम अगर बात करते हैं किसी नॉर्मल अपने जो फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, लेट से मेरे पास कोई चीज मोबाइल पड़ा हुआ है या फिर लैपटॉप है या कोई मेरे हाथ में पेन है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मैं उसको हाथ में उठाऊंगा, मुझे फील होगा इसका कोई ना कोई वजन। ठीक है। जब मैं वजन किसी वेट मशीन पे इस चीजों को रखूंगा तो मुझे वहां पर ग्राम्स में उसकी वैल्यू शो होगी। ठीक है, ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप मैयर करते हैं तो ग्राम्स में आप उसका वजन मैयर कर लेते हैं। किलोग्राम्स की बात नहीं मैं करूंगा क्योंकि किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। अगर हम छोटी चीजों की बात करें ना, कि आपने एक पानी के गिलास का वजन करना है, आपने एक बॉल पॉइंट का वजन करना है, इस तरह की छोटी चीजों की अगर हम बात करते हैं ना तो आप उसका वजन जो है ना हमेशा ग्राम्स में ही लेके आएंगे। तो यही ग्राम्स वाला कॉन्सेप्ट आपको आज हम छेड़ेंगे। लेकिन हम इस ग्राम्स को रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ? एटम के मैथ के साथ। तो हमें पता है कि एटम का जो मैथ है ना वो रिप्रेजेंट होता है AMU के अंदर। इस AMU को याद रखना है आपने, और इस ग्राम को आपने याद रखना है। ठीक है। AMU और ग्राम, इन दो चीजों को हम जेहन में रखते हुए आज कुछ चीजें समझेंगे। तो आपने लेक्चर के साथ बंधे रहना है। छोटी सी वीडियो करेंगे, 15-20 मिनट की वीडियो होगी ये, तो आपने पूरी सुन लेनी है। तो आपको ये एवोगाड्रो नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट है, AMU को कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? केमिकल फॉर्मूला पे और केमिकल रिएक्शन पे इसका किस तरह असरअंदाज होता है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ रीड करते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। In a chemical reaction, large number of atoms or molecules of a reactants react to give the product. आपने ना एक चीज और ज़हन में रखनी है। एक ना जनरल टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स में ना एक पार्टिकल जनरल टर्म है। वो स्मॉलर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई छोटी चीज है, जैसे कि हम बात करें एटम की, मॉलिक्यूल की, फॉर्मूला यूनिट की, इस तरह की छोटी सब एटॉमिक लेवल पे किसी चीजों की अगर हम बात करें, इससे भी छोटी चीजों की बात करें, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनके लिए हम जर्नल टर्म यूज करते हैं, इसका नाम होता है पार्टिकल्स। चलिए अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करें, हम अगर आपके पास सामने ना रेत पड़ी हुई है, तो रेत के छोटे छोटे जर्रात होंगे ना, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। उनका वजन भी अगर एक एक जर्रे का वजन करें तो वो भी वजन करना पॉसिबल नहीं होगा। वेट मशीन कोई भी वजन शो नहीं करेगी उनका, क्योंकि वजन बहुत कम है। तो इस तरह के भी जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिनका वजन तकरीबन फिजिकल वर्ल्ड में कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट, मुश्किल हो, तो उसको हम जर्नल नाम देते हैं पार्टिकल्स। तो आप यहाँ पर ना दो तरह के पार्टिकल्स का जिक्र यहाँ पर सुनेंगे बार बार। एक पार्टिकल होता है एटम, एक पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। अगर तो आप चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि आपने शुरू की केमिस्ट्री पढ़ लिया है, चैप्टर 1 2 3 4, यानी कि स्टार्टिंग केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है। इससे छोटी क्लास में अगर आपने साइंस पढ़ी है, साइंस में भी केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, तो वहां पर आपने एटम और मॉलिक्यूल का लफ्ज तो जरूर सुना होगा। विदाउट एटम, विदाउट मॉलिक्यूल केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल्स का जिक्र करेंगे, एक एटम होगा और एक मॉलिक्यूल होगा। एटम कब होता है? जब हम किसी भी एलिमेंट को सिंपल फॉर्म में शो कर रहे हैं, जैसे कार्बन के केस में मैं सी से फॉर्म कर शो कर रहा हूँ। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल हम अगर किसी ऐसे एटम को जो कि किसी और के साथ बॉन्ड हुआ हुआ नजर आएगा हमें, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में अगर हमें नजर आए, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की और भी टाइप्स हैं, एटम्स की और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपको सिंपल फॉर्म में कोई सिंबल नजर आ रहा है किसी एलिमेंट का तो वो एटम होगा, और अगर आपको कोई बॉन्डेड फॉर्म में कोई चीज नजर आ रही है तो वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दो का बॉन्ड बना दूं, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जनरल एक मिसालें हैं। इनको जिन में रखते हुए आपने पार्टिकल्स को समझना है। एटम कब यूज करेंगे लफ्ज, मॉलिक्यूल कब हम लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं यहाँ दोबारा। We would very much like to know that the mass ratio in which the reactants react. For this purpose, we would also like to express these masses reactor in grams. अब ना असल मसला यहाँ पर यही आ रहा है कि जो भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें ना, तो वो एटम से हो रहा है। ठीक है, एटम से हो रहा है, मॉलिक्यूल से हो रहा है, पार्टिकल नेचर का हो रहा है वो।
तो अब होगा ये कि वो जो पार्टिकल्स है ना, उनका वजन मालूम करना बहुत मुश्किल है। एटम तो ऐसी चीज है जो कि हमें नजर भी नहीं आ रही नेकेड आई से, अगर हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसका वजन किस तरह कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवोगैड्रो साहब मैदान में आए हैं। उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट को, एटम के मास को कन्वर्ट किया है ग्राम के अंदर। ठीक है, अब ये ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करने, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, ये पूरा पैराग्राफ में ना जो मैंने ओवरव्यू दिया ना, सब कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि कहता है एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वे। अब एवोगैड्रो ने किस तरह ये जो मसला है इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ा है, वो किस तरह बढ़ा है उसके तरीके उन्होंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। मसला क्या है हमारा, कि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल तो इतनी छोटी चीजें हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, अपनी आम आंखों से देख ही नहीं पाते, तो उनका वजन किस तरह करेंगे। उनका वजन करना फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उनका वजन करना पॉसिबल नहीं होगा तो हम उन्हीं एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स के अंदर। और ग्राम्स तो एक ऐसी चीज है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। हम वजन करते हैं किसमें करते हैं, ग्राम्स में करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो कि नजर नहीं आ रहा, उसको कन्वर्ट करना ग्राम में, ये फिनोमिना हमें सिखाया है, समझाया है एवोगैड्रो ने, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था। अब शुरू करते हैं हम इसकी एग्जांपल समझना है स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखना है आपने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन परेशान नहीं होना। Okay, let us consider the following reaction in which the two atoms of carbon react with molecule of oxygen to produce two molecules of CO। अब वो देखें पार्टिकल्स के ना दो नाम आ गए, एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गया। मैंने वही बात की थी, अगर सिंपल फॉर्म में कोई एलिमेंट का सिंबल नजर आ रहा है हमें तो हम उसको एटम बोल देंगे, अगर बॉन्डेड फॉर्म में नजर आएगा तो उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो यहाँ पर कार्बन के ना दो एटम्स हैं, कार्बन के दो एटम्स है तो यहाँ पर हम एटम बोल रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में अभी है, यानी कि O ने O के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पर हम इसको कह देंगे ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, मॉलिक्यूल एटम वाली बातें तो समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम ना जो असल बात देखनी है ना वो देखते हैं। यहाँ पर वो देखना ये है कि हमारे पास जो रेशोज हैं, जो रेशोज हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, इधर वाले जितने भी हिस्से हैं ना, इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस करके यही आए हैं। नहीं, आई थिंक इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक ओवरऑल हम बात करते रहते हैं इसी तरह की। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी हो तो उसमें हम यही बात करते हैं कि जो लेफ्ट साइड पर हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्होंने आपस में मिलना है और उन्होंने रिजल्टिंग एक चीज बनानी है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इधर वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एक है तो यहाँ प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। चैप्टर नंबर 4 का जो पहला लेक्चर है ना, स्टोइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हमने किया था, तो वहां पर मैंने आपको बड़ा डिटेल से समझाया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके देख लें, छोटी सी वीडियो है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। बहरहाल अब हम आते हैं दोबारा अपनी बात पे, जहां पर क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यहाँ पर ना हमने रेशोस देख रही है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। आया जितने यहाँ पर एटम्स हैं, रिजल्टिंग प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स शामिल हुए हैं, कोई जाया तो नहीं हुआ बीच में, उसको नोट करते हैं। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, आपका जवाब होगा जी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के, सिंपल ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो वो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो वो भी एटम है। ठीक है, 2 एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनी है, 2CO। ये जो 2 है ना, वो इस कार्बन का भी है और ये 2 इस ऑक्सीजन का भी है। अगर हम शुरू में यहाँ 2 लिख देते हैं ना, तो ये 2 इन दोनों का है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। जिस तरह हमारे पास रिएक्टर में थे, एज इट इज प्रोडक्ट में भी उसी फॉर्म में हमारे पास आए हैं। तो प्रोडक्ट में तो उतने एटम्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे हो गया कि हमारा मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि कन्वर्ट हो गया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में था ना, इनकी नेचर कुछ और थी, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी, इनकी एप्लीकेशंस कुछ और थी। लेकिन जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में गया तो इसकी अब नेचर भी चेंज हो गई है, इसकी एप्लीकेशंस भी चेंज हो गई हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है सारा। बहरहाल अब आपने यहाँ पर पहला स्टेप देखा कि 2C प्लस O2 रिजल्टिंग हमारे पास बना है 2CO। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, इसका वजन करना रियल लाइफ में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब वजन ही नहीं कर पाएंगे तो आगे केमिकल रिएक्शन को किस तरह चलाएंगे। अपनी मर्जी से हमने कोई चीजें बनानी है, एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिला के कुछ नई चीज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे जब वजन ही नहीं कर पाएंगे। तो वजन करने का तरीका यहाँ पर हम सीख रहे हैं। ओके, आगे देखें, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू अकाउंट फॉर द मैसेज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, अलग अलग एटम्स का वजन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें उनका वजन करना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एज रिटन बिलो। अच्छा, अब जस्ट फॉर द, आप कह लें कि समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है यहाँ पर।
ठीक है, परेशान नहीं होना ये 100 कहां से आ गया और 10,000 कहां से आ गया, समझाने के लिए। अब देखते हैं हम इनके एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के या एज अ होल पार्टिकल्स के जो तादाद है ना उनको अब हम इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स की तादाद को इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे? यहाँ थे 2 एटम्स कार्बन के, हमने क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 एटम से। अब हमने कार्बन के 100 एटम्स ले लिए और उसी 2 को ना मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, कार्बन के 100 एटम्स ले आए हम। अगर 100 एटम्स हम कार्बन के ले आए हैं तो ऑक्सीजन क्यों पीछे रहेगा? तो इसी तरह ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में था तो उसके भी हम 100 मॉलिक्यूल्स ले आए हैं। ठीक है ना, यहां तक बात। हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन को अपनी। हम जितने हम रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट में चेंज ला रहे हैं ना उतना ही अगले रिएक्टेंट में भी चेंज आना है और अल्टीमेटली उतना ही प्रोडक्ट में भी चेंज आना है। यहाँ पर कोई हम ये कि नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पर मोल्स चेंज कर दिए, किसी को आइटम ज्यादा दे दिए, किसी को आइटम कम दे दिए, रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारी कुछ और बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने आइटम्स दिए कार्बन को उतने ही आइटम्स दे दिए हमने ऑक्सीजन को और उतने ही रिजल्टिंग हमारे पास प्रोडक्ट में आइटम्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो 100 आइटम्स 100 मॉलिक्यूल्स और रिजल्टिंग में यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक होगी बात। अच्छा, अगले में देखें, अगले में सेम यही किया है। अगर हम ये काम करें, कार्बन को 100 की बजाय 10,000 आइटम्स दे दें, ऑक्सीजन को 100 की बजाय 10,000 मॉलिक्यूल्स दे दें, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को 100 की बजाय 10,000 मॉलिक्यूल्स दे दें, तो कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं। जब तक हम यहाँ पर छेड़खानी नहीं कर रहे, हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं, यानी कि किसी को 10,000 दे रहे हैं तो किसी को 5,000 दे दिए। ठीक है, अगर जब तक हम ये काम नहीं कर रहे उस वक्त तक हमारा जो भी हम प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं ना सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। हमने नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज किए, जितने इसके इंक्रीज किए उतने इसके इंक्रीज किए, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो वही प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, लेकिन इंक्रीज फॉर्म में बनेगी प्रोडक्ट। तो यहां तक बात ठीक हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। ये 2 के लिए परेशान नहीं होना है, 2 वही है जो कार्बन का 2 लगाया हुआ है। ठीक है, वो इस तरह यहाँ पर 2CO लिखा है ना तो ये भी 2 और ये भी 2 इसी तरह ही आया हुआ है। ओके, कोई मसले की बात नहीं हो सकती यहां तक। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग आइटम्स, जो रिएक्ट करने वाले आइटम्स हैं इनके नंबर इंक्रीज कर दिए। एक में 100 किए थे, अगले में 10,000 कर दिए और मॉलिक्यूल्स की तादाद भी इंक्रीज की थी हमने। विल नॉट चेंज द रेशो, वही बात दोबारा आ गई है, हम रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सबके साथ। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज however has not solved the problem because this number is still very small। हाँ जी, ये बात अब आ गई है। अब वो कहता है जिस तरह एक कार्बन का वजन हम मैयर नहीं कर पा रहे ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वजन मैयर नहीं कर पा रहे, इसी तरह 10,000 मॉलिक्यूल्स भी O2 के आ जाए ना या फिर 10,000 एटम्स भी कार्बन के आ जाए, फिर भी उनका वजन फाइंड करना हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। ठीक है, जितने मर्जी नंबर बढ़ाए जाए आप, मुश्किल होगा, नहीं कर सकते हैं, नजर ही नहीं आएंगे, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो वजन कैसे करेंगे, किस तरह चढ़ाएंगे वेट मशीन के ऊपर, है ना प्रॉब्लम। अच्छा, अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसका हल भी तो निकालना है ना, वो निकालते हैं। However, has not solved the problem because this number is still very small। ठीक होगी बात ये। We should increase this number to such value whereby it is convenient for us to calculate their masses। अब हमने इन्हीं एटम्स की, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की तादाद को इतना ज्यादा कर देना है कि अब हम उनको फिजिकली मैयर भी कर सकें, हम वेट मशीन पर रखें तो वो उनका वजन मैयर भी हो जाए, इतनी तादाद में लेके जाना है। अब वो तादाद कितनी है? वो तादाद है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ठीक है, कैलकुलेटर में निकालेंगे ना आप, ये बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, कितनी भी आप गिनती आगे ले जाएं उतने एटम्स बनते हैं ये। और फिर जाके हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हम उनका फिजिकली वजन मैयर कर सकें। तो ये एक मिनिमम वैल्यू है, एक मिनिमम तादाद है जो कि हम मैयर कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है, वेट मशीन पर रखें और अपनी आंखों के सामने वेट होता नजर आ जाए हमें। ठीक है, ये वो एक तादाद है। तो ठीक हो गया। अब 2 कार्बन थे तो 2 की जगह हमने 2 लगा दिया। कार्बन की एटम हमने पहले 100 की थी, फिर 10,000 की, उससे भी गुजारा नहीं हुआ हमारा, फिर हमने कर दी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। सिमिलरली ऑक्सीजन की पहले हमने 100 की, फिर 10,000 की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, फिर हमने उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है ना वो कर दी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें हम, प्रोडक्ट में हमारे पास पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स थे, फिर 10,000 मॉलिक्यूल्स किए, अब हमने 2 तो एज इट इज लगा दिया और मॉलिक्यूल की तादाद हमने कर दी है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जो यहाँ वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू है, हमने एक केमिकल इक्वेशन को छेड़ा नहीं है। जितने आइटम्स हमने कार्बन के लिए लिए हैं उतने ही आइटम हमने O2 के लिए हैं, और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है वो भी इनके एटम्स की तादाद के अकॉर्डिंग ही बनी है। एटम्स और मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी थी, तादाद थी, उनके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रोडक्ट बनी है। ओके, इस तरह यहाँ पर आपने देखा ना कि हमने जब 100 लिए थे, यहाँ पर 100 लिए थे, हमारा रिजल्ट भी 100 ही बना था।
10,000 लिए थे, 10,000 लिए थे, तो रिजल्ट भी 10,000 बना था। सिमिलरली कार्बन में अगर हम 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स लेंगे, ऑक्सीजन में भी उतने ही लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी उतने ही तादाद में बनेगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ तादाद इंक्रीज करते गए हैं। एक आइटम से पहले हम गए 100 आइटम्स में, फिर हम गए 10,000 आइटम्स में, फिर हम चले गए हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स तक। तो इंक्रीज ही करते गए हम एटम्स की तादाद को, एटम्स की तादाद को, मॉलिक्यूल की तादाद को। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 इज अ ह्यूज नंबर, बिल्कुल बहुत ह्यूज नंबर है। एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस बिकॉज, हाँ अब हमने इसी नंबर को सिलेक्ट ही क्यों किया, उसका नतीजा जो है ना वो ये है, यही है असल सारी कहानी। जितनी हमने यहाँ पर डिस्कशन की है, जितनी अभी हम आगे करेंगे, असल जो निचोड़ है ना इस बात का, वो यही चीज है। और वो ये हमें क्या समझा रही है, कहता है 1.00 या फिर आप 1 ग्राम कह लें, 1 ग्राम बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, तो इतने अगर हम एटम्स की तादाद लेंगे ना, क्वांटिटी ऑफ एटम्स अगर हम इतनी ज्यादा कर देंगे, फिर जाके वो बराबर होगा 1 ग्राम के। और 1 ग्राम वो वजन है जिसको हम फिजिकली मैयर कर सकते हैं। इसलिए सारा हमने ये सब कुछ किया। ओके, ये बात समझ आ गई। ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, आपने इसको ना अच्छे से याद करनी है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार किएगा इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बता रहा हूँ एमसीक्यू के लिए। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दी फॉर मेंशन्ड इक्वेशंस कैन बी रिटन एज फॉलो। अब हमने ये जो 1 ग्राम वाली बात कर ली ना, अब इसको हम थोड़ा सा ना इस रिएक्शन के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो कैसे? पहली बात करते हैं हम इसकी, कार्बन के केस की। यहां पर देखें कार्बन के केस में ना यहाँ पर 2 लगा हुआ है। बिल्कुल 2 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 2 था यहाँ पर, यहाँ जो 2 था, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स स्टार्टिंग में हमने 2 लिए। आगे मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। यहां तक तो बात क्लियर है ना, ये बातें वही पुरानी कर ली हमने। आगे देखें मल्टीप्लाई बाय 12 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा ये 12 कहां से आया? तो जी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको कार्बन का एटॉमिक मास आना चाहिए। कार्बन का जिक्र कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 AMU। ये अच्छे से आपने जहन में बैठा लें। कार्बन तो एक ऐसी चीज है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तो ऐसी चीजें हैं इनके एटॉमिक मास आपको हर वक्त आपके ना जहन में होने चाहिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन के बारे में, तो अब अगली बारी जो आएगी ना वो आएगी हमारे पास ऑक्सीजन की। तो सेम जो ऑक्सीजन को एज अ रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर O2, और नीचे क्या लिखा हुआ है इसके 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 मॉलिक्यूल्स। आपने क्या करना है, O2 कितने हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया। कार्बन 2 थे ना, तो 2 लगा दिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे। तो जस्ट हमने यहाँ पर ये लगाना है 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 ये। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई यहाँ पर किया था किसको, 12 AMU को, जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है। सेम सेम यही देखते हुए हमने क्या करना है, एटॉमिक मास पता लगाना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, वो होता है 16। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 16। लेकिन यहाँ गौर करें, यहाँ पर O2 है, तो हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 32। 32 एटॉमिक मास यूनिट, 32 AMU। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पर 32 AMU लगा दिया। तो कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। अभी हम बात करते हैं जो ग्राम ग्राम किस तरह आ रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ ना ग्राम ग्राम कैसे आ रहे हैं इसकी बात भी करते हैं। जस्ट पहले हम ये जो हमारी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको पूरा कर लें। अब बारी आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की, जो 2 CO है और 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। तो जस्ट हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 भी लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 28 किया। 28 कैसे किया, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, अभी अपने पढ़ के आए हैं, 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हम प्लस लगाएंगे, और ऑक्सीजन में क्या होता है, 16 होता है। तो 16 और 12 ये बन गया हमारे पास 28। 28 AM। तो 28 MU से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें दोबारा अपनी इक्वेशंस को, तो ये वाली साइड ना हम हमने समझ लिया है किस तरह ये है। इसी तरह अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास कार्बन के केस में अगर बात करते हैं, तो लिखा हुआ है 24 ग्राम्स कार्बन एटम्स। ओके, अब जरा समझते हैं इसको, ये 24 ग्राम कार्बन एटम किस तरह बन गया। हमें देखना ये है कि हमने यहाँ पर एक
चीज पढ़ी है जिसमें मैंने बहुत जोर दिया था कि ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, असल कहानी एवोगाड्रो की सिर्फ यही लाइन है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 AM। जहां पर यही काम हो रहा है देखें, अगर हम बात करें स्कूल को छोड़ दें, अगर हम बात करें इसकी इसकी और यहाँ पर AMU 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 AM, ठीक है, कितने हिस्से की और साथ में AMU की। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, आप कहेंगे यार इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 1 ग्राम, हमारा आंसर आया 1 ग्राम। तो 1 लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं है, ग्राम तो आ रहा है ना भाई, तो ग्राम हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 12 से, क्या हो गया, हमारा आंसर 24 हो गया। तो 24 ग्राम हमने लिख दिया इससे। कार्बन एटम्स, ऑब्वियसली हम कार्बन ही की तो बात कर रहे हैं, तो कार्बन एटम्स यहाँ पर लिख दिए, कार्बन की बात हो रही थी ना, तो कार्बन के एटम्स 24 ग्राम कार्बन एटम्स होगी बात क्लियर। सेम एज इट इज यही काम करना है ऑक्सीजन के केस में, इसको लें मल्टीप्लाई करते हैं AMU से, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय AMU क्या बन गया, बराबर हो गया 1 ग्राम के। तो इसकी जगह हमने ग्राम लगा दिया और 32 रह गया तो 32 एज इट इज यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर किसके एटम्स की बात हो रही है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के एटम्स नहीं होंगे, अभी मैंने जिक्र किया था कि पार्टिकल्स की बात कर रहे हो जब सिंगल, अगर हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हो तो हम उसको एटम बोल देंगे, अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ था 2, क्योंकि 2CO बना है ना, तो ये 2, तो 2 लगाया, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 28 AM। क्या करना है, सेम वही पुराना काम, वही पुराना काम है। यहाँ पर आपने 2 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 28 हो गया, इसका आंसर बनता है हमारे पास 56 आंसर बनता है। ओके, दिस वन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय AMU क्या बन गया, यही बन गया जो बराबर होता है 1 ग्राम के। इसकी जगह ग्राम आ गया। किसकी बात हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो ये पूरा जो हमारे पास एक केस था ना एवोगाड्रो का, वो सभी इन 3 लाइंस के अंदर सॉल्व हो गया है कि हमने AMU को कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मैसेज, किसमें, ग्राम्स के अंदर। अब ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया ये, आप इजीली इसको अपन मेजर कर सकते हैं, अपने पास हमारी वेट मशीन है उसके ऊपर रख लेते हैं कार्बन एटम्स को भी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी, किसी तरह एक चैम्बर शैम्बर में बंद करके ना उसको, ऑक्सीजन की जाहिर बात में गैस उड़ जाएगी, तो किसी एक जगह पे इसको पहले कैद करना पड़ेगा, फिर मेजर कर सकते हैं उसको। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी गैस की फॉर्म में है, तो किस तरह इसको कैद करेंगे फिर जाके इसको मेजर करेंगे, लेकिन मेजर हो जाएगी। वेट मशीन वजन शो कर देगी इसका, फिर ग्राम्स आ गया ना, ग्राम तो एक रियल लाइफ हमारे पास एक यूनिट है मैथ्स का। तो ठीक है, यहाँ तक बात आप फाइंड अप कर रहे हैं इस टॉपिक को, हम आखिरी लाइन में पढ़ते हैं। द मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट विल देन बी कार्बन प्लस O2 2CO। यहाँ पर सिंपल कार्बन ही है, बुक से मिसप्रिंटिंग हो गई है, 2C है ये, ठीक है, 2C लगा देना अपनी बुक पर भी आप। तो 2C का आंसर हमारे पास क्या है, 24 ग्राम, O2 का आंसर हमारे पास 32 ग्राम है, और 2CO का हमारे पास आंसर है 25 ग्राम, जो हम यहाँ पर प्रूव करके आ चुके हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल इक्वेशन। वो कहता है आपने बिल्कुल ये बात नोट की होगी, हमने बिल्कुल एक सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट किया है। क्या इक्वेशन थी वो हमारे पास, वो हमारे पास थी ये इक्वेशन, इससे हमने स्टार्ट किया, इस इक्वेशन से। Starting from a simple equation, we have developed such ratios of masses of the reacting species we can conveniently be used in the laboratory। कहते हैं हमने सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट किया और उसको हमने एक इस तरह की इक्वेशन बना ली कि जिसके जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जिसकी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, उनको आप आराम से लेबोरेटरी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब एटम की फॉर्म में थी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में थी, सिंपल सिंपल एक एक दो दो एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो वो मेजरेबल नहीं थी, उसको मेजर नहीं कर सकते थे, वजन नहीं कर सकते थे उसका, ठीक है। इसका वजन कर सकते हैं हम। According to the above mentioned equation, 24 gram of carbon contain 2 multiply by 10 raised to 2 multiply 6.02 multiply 10 raised to 23 atoms of carbon। ठीक है, करके आ चुके हैं हम बात। 24 ग्राम ना किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, बस इतनी सी बात है। 32 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर है, इसके बराबर है, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, ऐसे ही है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने के बराबर है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स के। यही तो बात पढ़ के आए हैं अभी हम, ठीक है। ये हम ये पढ़ के आए ना यहाँ पर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के ऑफ ऑक्सीजन एंड 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन दिस। ये सारी बातें भी हम प्रूव करके आए होंगे, ठीक है।
कार्बन ने यहाँ पर 2 लगा दिया, पता है कि 2C की बात हो रही थी, 2C की बात हो रही थी। ऑक्सीजन के केस में हमने 32 ग्राम ऑक्सीजन बताया तो है, लेकिन यहाँ पर टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन ही सिर्फ एक था, O2 की फॉर्म में था बस। और अगर 2C की CO की बात करें, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो आपने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय दिस कर दिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब बस आखिरी लाइन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर को। काफी लंबा हो गया, पहले मैंने जिक्र किया था कि 15-20 मिनट का होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा लंबा होगा, पर खत्म करते हैं इसको। द नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर किसको बोलते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट था जिसका नाम एवोगाड्रो था, उसके नाम पे ही आया। एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ द यूनिट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। अच्छा, ये लाइन का आप ख्याल करें, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो लाइन है ना, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे मोल वाला, यहाँ पर ये लाइन भी आपने क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किस नंबर को, इस नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन मैंने यहाँ पर क्यों स्किप कर दी, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है मोल का। तो बस ठीक है, खत्म करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर समझेंगे वहां पर मोल क्या होता है। आप एंड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन, अगर आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप कर लें, और प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, इसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के फुल बुक के लेक्चर्स हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।